नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन कारक के उपपद विभक्ति की द्वितीय विभक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। सामान्य रूपेण कर्म कारक के द्वितीय विभक्ति ही प्रयुज्यते। उदाहरण के लिए रामः पुस्तकम पठति। अभिष्टतमे कर्मणि अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामः विद्यालयं गच्छन् बालकं पश्यति। अनअभिष्ट कर्मणि अपनी द्वितीय विभक्ति, यानी राम जो गांव जाने का काम कर रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम की इच्छा है, ठीक है ना, पुस्तक पढ़ने की। अब राम जो है या बालक जो है विद्यालय जाते हुए बालक को देख रहा है, यानी बालक को देखने का काम नहीं है उसका, मुख्य काम क्या है उसका, विद्यालय जाने का। लेकिन दो कर्म आ गए, विद्यालयं गच्छति और विद्यालयं गच्छन् बालकं पश्यति। इसमें अनभिष्ट कर्मणि अपि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अभिष्टम कर्म में, और अनअभिष्ट कर्मणि अपि द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते। संस्कृत में 16 द्विकर्मक धातुएं होती है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 16 में से पहली है दुह, याच, ब्रू, नी, वह, प्रच, जी, पच, दंड, रुद्ध, ची, शाश, मत, मुस, री, कृष। दुह का मतलब दुहना, याच मन मांगना, ब्रू मन कहना, नी मन ले जाना, वह मन बहना, प्रच पूछना, जी मन जीतना, पच मन पचना, दंड दंड देना, रोकना, ची मन चुनना, शाश मन कहना, मत मन मथना, मुस मन चुराना, री मन ले जाना, कृष मन खींचना। इन सब में 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनको आपको याद करनी पड़ेगी। ये एक पहचान है। इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी पहचान है, जैसे अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, दिक्, प्रति, योगे, अपि। इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितः मन दोनों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, समया समीप, निक्सा निकट, दिक् धिक्कार अंतरा बीच में, प्रति और, अनु पीछे, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातुओं में, स्था धातुओं में और आस धातुओं के योग में भी कर्म संज्ञा होती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी पहचान है जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने आपको मुख्यतः जो है आपके पाठ्यक्रम में है वो आपको बताई है। उपपद विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? दो प्रकार से। एक तो हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाते समय। दूसरा प्रश्न आता है रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, कारण सहित बताओ। ये सब कारण है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए राम गांव की ओर जाता है, कर्ता देखा 1 नंबर, क्रिया देखी 1 नंबर। रामः गच्छति, कहाँ जा रहा है, गांव की ओर जा रहा है। और में कौन सी विभक्ति आती है, प्रति। रामः ग्रामं प्रति गच्छति। सबसे पहले अनुवाद बनाते समय हमें देखना है कर्ता, क्रिया और पहचान। अगर पहचान नहीं हो तो हमको क्या देखना है, उपपद विभक्ति नहीं होती है तो हमें कारक देखना है। जैसे राम गांव की ओर जाता है, अगर यहाँ पर नहीं होता, की ओर नहीं होता, राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, लेकिन की ओर जा रहा है तो हमें कारक नहीं देखना है। कई बच्चे लिख देते हैं रामः का के की कारक, रामः ग्रामस्य प्रति गच्छति, जो गलत है। कारक नहीं देखना है। कारक कब देखना है, जब वाक्य में कोई भी पहचान नहीं होती है। इस वाक्य में पहचान क्या दी हुई है, की और को हम क्या कहते हैं, प्रति, और प्रति की योग में लगती है द्वितीय विभक्ति। अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, अध्यापक को अध्यापक, फिर कर्ता के बाद क्रिया पर जाओ, क्या हो जाएगा, अधितिष्ठति। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातुओं में द्वितीय विभक्ति लगती है। अध्यापक में लगेगी नहीं, बैठने में तो लगती नहीं है विभक्ति, तिष्ठति ही होता है, वो स्था धातु होती है। कहाँ बैठ रहा है, कुर्सी पर बैठ रहा है। तो हमने क्या देखना है, उपपद विभक्ति। अधि उपसर्ग स्था धातु में कौन सी लगती है, द्वितीय विभक्ति। तो कुर्सी में कौन लगेगी, आसंदिकाम अधितिष्ठति।
परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है बताइए। तो अब रेखांकित पद में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? कई बच्चे लिख देते हैं अध्यापक के योग में लिख देते हैं, कई बच्चे लिख देते हैं आसंदिका के योग में, कुर्सी के योग में। कुर्सी के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? बालक के योग में, अध्यापक के योग में, कर्ता के योग में विभक्ति नहीं लगती है। कोई पहचान देखनी है। पहचान क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। यही वाक्य मैंने ऐसे दे दिया, राम गांव की ओर गया, राम रामः गया। एक नंबर कौन से काल में? भूतकाल में, लंग लकार में। रामः ग्रामम प्रति अगच्छत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसका अभ्यास करना है आपको। गांव के समीप नदी बहती है। किसके समीप बह रही है? गांव के समीप। अब देखो समीप में क्या होता है? समीप को हम कहते हैं समया। पहचान आ गई आपके समझ में? समया के योग में द्वितीय विभक्ति, तो गांव में कौन सी लगेगी? द्वितीय। ग्रामम समया नदी बहती। अगर अंडरलाइन आ गई यहाँ पर ग्रामम रेखांकित पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आपने उत्तर दे दिया द्वितीय विभक्ति है। अब बताओ कारण सहित बताओ, तो कारण आप क्या बताओगे? समया ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति। किसके योग में? नदी के योग में नहीं, बहती के योग में नहीं, समया। तो आंसर हो जाएगा आपके ग्रामम पदे द्वितीय विभक्ति समया योगी, यानी समया के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अपन। अभितः मना दोनों ओर। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। पहचान देखनी है सबसे पहले हमको। पहचान क्या है वाक्य में? दोनों, और दोनों को हम कहते हैं अभितः। तो यहाँ पर विद्यालय में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। सीधी हमको षष्ठी नहीं लगानी है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। वाक्य निर्माण करते समय कर्ता क्रिया देखनी है, पहचान देखनी है। कोई पहचान नहीं होती है तो हमें कारक का प्रयोग करना है। आज के गृह कार्य में उपपद विभक्ति, कर्म कारक और उसकी पहचान, उसके नियम एवं उदाहरण सबके एक एक करना, अपने उत्तर पुस्तिकाओं में व्यवस्थित रूप से कार्य को करना, लिखना एवं याद करना। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कई बार ऐसा आता है परीक्षाओं में जिसमें कंफ्यूज नहीं होता है। दुष्ट को धिक्कार, ठीक है ना? दुष्ट को धिक्कार। अब धिक्कार को हम कहते हैं दिक्। दुष्ट को हम कहते हैं दुर्जनम दिक्। कई बार ऐसा आता है दुष्टों को धिक्कार। ध्यान देना, ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। कर्ता ने कर्म को, बहुवचन है तो द्वितीय विभक्ति हमको ही तो ध्यान है, दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर बहुत सारे बहुवचन है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन काम में लेना है। दुर्जनान दिक्। एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है? कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति। एक कारण पूछेंगे तो आप लिख सकते हो अभिष्टम कर्मणि द्वितीय विभक्ति। एक है पेड़ पर पक्षी हैं। ध्यान देना, पेड़ पर पक्षी हैं, बैठे हुए नहीं है, लिखा खाली पेड़ पर पक्षी हैं। पेड़ पर, तो पेड़ पर है, अधिकरण में पेड़ पर कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति। और इसमें कारक की पहचान नहीं है। बार बार बता रही हूँ, कारक की पहचान अगर नहीं होती है तो हम कारक काम में ले सकते हैं। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? वृक्षे खगाः सन्ति। तो आपको टिप्स पे सारी धातुएं याद होनी चाहिए। एक तो 16 द्विकर्मक धातुएं, और जो मैंने आपको बताए थे वो दुह, याच, ब्रू, नी, वह, पच, पृच्छ, जी, पच, दंड, जी, रुद, शास, मथ, मुश, री, कृष,
ठीक है। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हाँ, दिक, प्रति, अंतरा, ऊपरी, ऊपरी, अधि, उपसर्ग पूर्वक, स्था धातु है, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सभी उपपद विभक्तियाँ आपको जब भी समझ में आएगी जब आप उनको याद करोगे और याद करके हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने का प्रयास करोगे। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल पास में आने वाली है और व्याकरण के टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, उनके वीडियो को ध्यान से देखना, देख करके उनके नियम स्वयं लिखना, उनके उदाहरण लिखना और वाक्य प्रयोग करना।